नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पहचान छिपाकर शादी की तो होगी जेल, लिव इन के नियम भी कड़े हुए, लागू हुआ यूसीसी संशोधन अध्यादेश। उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र को 1609 करोड़ का बजट, सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और विस्तार पर जोर। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बीकेटीसी की बैठक में लिया गया फैसला, बैठक में 121 करोड़ का बजट भी पारित। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी, अब 18 से अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। देवप्रयाग के बाद गंगा जल आचमन योग्य नहीं, कैग रिपोर्ट का खुलासा, ऋषिकेश और हरिद्वार तक गंगा जल नहाने लायक भी नहीं। उत्तराखंड में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, 6.54 लाख परिवारों को मिला 21 दिन का काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गदरपुर क्षेत्र से पर्यावरण के लिए एक बेहद सकारात्मक और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्ध अब एक बार फिर इस इलाके में दिखाई देने लगे हैं। गदरपुर के तिलपुरी गांव के पास स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों कई गिद्धों की मौजूदगी देखी जा रही है, जिससे कि पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। आखिर क्यों गिद्धों की वापसी को प्रकृति के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है? गदरपुर क्षेत्र के तिलपुरी गांव में नजदीक स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों आसमान में मंडराते गिद्ध लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही थी और ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में देखी जा रही है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत है। पौड़ी मुख्यालय में विद्युत विभाग के कार्मिकों ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पौड़ी के कार्यालय के बाहर एकत्र होकर विद्युत अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निरस्त करने की मांग उठाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों का कहना था कि सरकार संपूर्ण पावर सेक्टर के निजीकरण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी बिल को लोकसभा में लाने जा रही है। इसके विरोध में 10 मार्च को देश भर में बिजली विभाग के कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों से बाहर निकलकर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली का निजीकरण वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, निजीकरण, हमारी एकता, बिजली का काला कानून, बिजली का काला कानून, बिजली का बिल लाया जा रहा है, इसका हम पुरजोर मतलब एक सिरे से खारिज करने की मांग करते हैं। इस पूरे बिल में जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े घराने हैं, केवल उनके फायदे की बातें हैं, बाकी जनता के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है। जैसे बिजली का लाइसेंस उनको देने की बात की जा रही है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिना किसी उसके वो फ्री में देने की बात की जा रही है, जबकि जनता की टैक्स से और गाड़ी कमाई से सारी हमारी लाइनें बिजली का सब बने हैं, वो उनको एक तरफ से देने की कार्रवाई की जा रही है और उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलेगा अगर उनको दे दिया गया तो। सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि संसद जो कानून लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2025 को निरस्त किया जाए। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के नगला खिताब गांव में बीती रात 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 युवकों ने गांव के गौरव नामक
युवक के घर पर कई राउंड फायरिंग की। घर मुख्य दरवाजा बंद था, दरवाजे पर गोलियों के निशान बन गए। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। फायरिंग के तुरंत बाद चारों युवक पीड़ित गौरव को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गौरव ने घटना की सूचना पुलिस को दी। लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की बाबत गौरव उसके परिवार के लोगों से जानकारी ली है और मामले की छानबीन कर रही है। एक वैसी ना छर्रे लग रहे 12 का। मूला पेट रखे 3 अंधुनी 6। एक वैसी ना छर्रे लग रहे 12 का। आश्वासन पुलिस प्रशासन जब हमारे यहाँ पे फायरिंग हुई गेट पे, मेरे पिताजी नीचे ही जो है अपना मुँह हाथ धो रहे थे कंपनी से आने के बाद। तो उसी के 10 मिनट बाद यहाँ पे 2 बाइक आती है और धड़ाधड़ राउंड फायरिंग जो करते हैं गेट पर करते हैं। 2 राउंड ही है, 1 राउंड ही है, यानी कि 5 से 6 राउंड उन्होंने फायर किए हैं। और बार बार कॉल आ रही थी मेरे पास धमकी की कि गोली मारेंगे, तेरा गोली मारेंगे। और घटना के बाद उन लोगों की तुरंत कॉल आती है कि हाँ भाई ठीक है। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक हूँ। उसके बाद जो है और पुलिस प्रशासन यहाँ उस टाइम मौजूद था जब उनकी मेरे पास कॉल आई। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 में हल्द्वानी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम एक बार फिर रोशन किया है। बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 17 विद्यार्थियों का सैनिक स्कूलों के लिए चयन हुआ है, जिनमें से 6 से 7 छात्रों ने प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्थान हासिल किया। संस्थान के लिए उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही क्योंकि लगातार चौथे वर्ष चाह के विद्यार्थियों का घोड़ाखाल सैनिक पे स्कूल में चयन हुआ है। घोड़ाखाल में हुआ है और सभी परिवारों का वो सपना रहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ, जैसे घोड़ाखाल या फिर कोई सैनिक स्कूल। और इसमें हमारे टीचर्स और हमारी बहुत मेहनत लगी थी और इससे हमारी मेहनत भी रंग लाई। हम बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं और हमारा सपना सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाने का था और वो हमने भी हासिल कर लिया है, जिसके बाद अभी हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है हाल फिलहाल में जो है सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, जिसमें अगर हम ओवरऑल सैनिक स्कूल की बात करें तो हमारे जो है 16 से 17 बच्चे जो है सैनिक स्कूल में इस बार चयन हुए हैं, जिनके नंबर 250 से ऊपर हैं, बहुत सारे बच्चों के 6 क्लास में। और 9th क्लास में जो है वो 4 बच्चे हैं। अब अगर हम बात करें इसका जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर कम से कम हमारे बच्चे 6 या 7 बच्चे इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाएंगे। सर बहुत बढ़िया, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है हमारा बाजीराव ग्रुप ने। और हमारे बच्चों को, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन स्कूल वालों का और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन्हीं की वजह से आज ये लोग घोड़ाखाल स्कूल में निकले हैं कुछ बच्चे, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत हो रखी है सर, क्या कहते हैं, हर किसी परिवार का सपना होता है, मिडिल क्लास के हैं हम। मैंने बच्चे को बाजीराव ग्रुप से यहाँ से क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर से कोचिंग कराई, अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चे के। आए दिन यहाँ का ये था कि टेस्ट भी होते रहते थे, हफ्ते में 2 भी 3 दिन भी, ये नहीं कि टेस्टों के लिए हमें कहना पड़ता था कभी टेस्ट लो या मत लो, हमेशा इनका टेस्ट होते रहते, तुरंत मतलब नंबर भी पता लग जाने वाले थे। इसी वजह से बच्चों को भी उत्साहित होने वाले थे बच्चे।
मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच खाड़ी देशों में फंसे जनपद पौड़ी के लोगों के सकुशल घर वापसी के लिए जनपद पौड़ी पुलिस अलर्ट पर है। एडिशनल एसपी मनोज ठाकुर ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत के साथ ही दूसरे देशों में फंसे लोगों के परिजनों के लिए सरकार ने QR कोड और ऑनलाइन लिंक जारी किया है। विदेशों में बसे प्रवासी इस लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण भारतीय दूतावास में करा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। जैसा हमारे पास सूचना इसकी प्राप्त होती है तो इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा और उसके माध्यम से हमारे पुलिस मुख्यालय को एक जो SOP जारी की गई है, जिसमें एक QR कोड या फिर एक वेब लिंक दे रखा है, जिसमें ऐसा कोई अगर हमें डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को हमें वो सूचित करना है कि वो QR कोड को स्कैन करके एक फॉर्म जनरेट होगा जिसे वो भरें और अपनी संबंधित के बारे में जो जानकारी है वो हमारे माध्यम से और हमारे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से वो विदेश मंत्रालय को जाए ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड के गैंडसार और भड़ानीसैंण क्षेत्र में विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुई एक दुर्घटना जिसमें सत्र में ड्यूटी दे रहे एक सिपाही घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार सिपाही गिरने के कारण सर के पास चोट लगी है। प्रारंभिक उपचार मौके पर ही दिया गया है, लेकिन उचित इलाज के लिए उसे श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। रावत जी हैं, ये कांस्टेबल हैं, ये हमारे अस्थायी चिकित्सालय में लाए गए थे। ये वहाँ पे ड्यूटी पे थे तो पता चला जो उनके साथी थे उन्होंने बताया है कि ये खड़े हुए थे और ये अकस्मात जो है गिर गए, तो जिसकी वजह से इनके सिर पे जो है अंदर कान से जो है खून निकला, ब्लीडिंग हुई। मतलब ये जो कान है यहाँ से ब्लीडिंग हुई, तो सस्पेक्टेड जो है इंटरक्रेनियल हेमरेज की शिकायत जो है सस्पेक्टेड है, जिसके लिए हम जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। इनका जो है जब BP नापा गया तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 240 जो है इनका BP हुआ था। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बार फिर प्रदेश के स्थायी राजधानी को पहाड़ में स्थानांतरित करने की अपनी पुरानी मांग दोहराई है। पार्टी का मानना है कि केवल तभी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का संतुलित और समुचित विकास संभव है। जब UKD के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पुकरेती ने गैंडसार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह दिन पहले से ही निर्धारित था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी पहाड़ में हो। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि देश के अन्य सभी पर्वतीय राज्यों की राजधानी पहाड़ में स्थित है। कुकरेती ने कहा कि जब तक राजधानी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होगी तब तक पहाड़ी जिलों का विकास असंतुलित रहेगा और संसाधनों का उचित वितरण नहीं हो पाएगा। ये देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि जो कल का जो कार्यक्रम था, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, वो उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यक्रम था वो। और ये ऐसा नहीं कि हमको ये 1992 में हमने जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया था और गैरसैंण को राजधानी घोषित की थी, तो उसी का पार्ट है ये। अब हमारा सीधा मानना यह है कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, मैं नहीं समझता कि
सभी जगह जो है पहाड़ के अंदर पहाड़ की राजधानी है, तभी वहां का विकास होगा। दूसरा दुर्भाग्य यह है उत्तराखंड राज्य का। खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार पलायन का एक बड़ा कारण बन रही हैं। कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि पहाड़ी जिलों के विकास और स्थानीय लोगों की सुविधाओं पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजपाल बिष्ट ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी, रोजगार की कमी और जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक के मुख्य कारण है। जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल पहाड़ों में ख़त्म है, तो आखिर आदमी पहाड़ों में रहे तो रहे क्यों? रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपने कृषि ख़त्म कर दी है, तो इसलिए पलायन बढ़ रहा है। और एक बहुत ही वो स्थिति इस समय नाजुक स्थिति पहाड़ों की बन चुकी है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं और गांव से जो पलायन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र ज्ञानसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री धामी द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया है। बजट में नई योजनाएं, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया। इस बार राज्य का कुल बजट का आकार 1,11,703 करोड़ रुपए का रखा गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% ज्यादा है। सरकार ने इस बजट को विकास, रोजगार, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित बताया। देखिए रिपोर्ट। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पहले दिन शुरू हुए बजट में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। मंत्रोच्चारण और फूलों से सजे विधानसभा भवन में राज्यपाल का स्वागत किया गया। उधर विपक्ष ने सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हाथों में पट्टिकाएं पकड़कर प्रदर्शन किया। साथ ही इस बार के बजट को आम जनता के विपरीत बताते हुए कड़ा विरोध भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, साथ ही प्रदेश को विकास काम में आगे बढ़ने के लिए कारगर बताया। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब की बार का बजट जो है ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसमें हमारी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात तो जेंडर बजटिंग की बात कही गई है। मैं समझती हूँ कि पूर्व में जो व्यवस्था थी उससे अधिक जो है जेंडर बजटिंग को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है, लखपति दीदी के लिए प्रावधान किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उनके आरक्षण से संबंधित व्यवस्था के लिए भी उस पर प्रावधान किया गया है। आयोग के लिए व्यवस्था दी गई है, किसान के लिए है,
मैं समझती हूँ खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए बजट की व्यवस्था दी गई है। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से एक समावेशी बजट है, एक एक व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप जो है ये बजट बना है। अगर बढ़ दिया जाए तो ये कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे दूर। इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है ये बजट। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। गैरसैंण के लिए बजट का आवंटन नहीं हुआ है, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कह रही है, जहां इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। किसान को कैसे मजबूत करेंगे, हमारे जो आउटसोर्स है और अन्य कर्मचारी हैं उनके रोजगार को कैसे सुरक्षित करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, किसानों को कर्ज से कैसे निकालेंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ये मनरेगा की और जो है अटल आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो पिछली पेंडेंसी खत्म हुई नहीं अस्पतालों में। लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इन स्वास्थ्य के जितने भी अस्पताल है वहां पिछले जो बिल बने हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, वो बिल नहीं दिए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी दी। भाजपा सरकार इस बजट को प्रदेश का अब तक का सबसे बेहतरीन बता रही है, तो वहीं विपक्ष कमियां और खामियां बताता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो बजट भारी भरकम है, मगर गैरसैंण फिर भी बजट से गैर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा हुआ बजट है, भारी भरकम बजट है। चुनावी वर्ष भी है तो लोक लुभावना भी है, चीज़ों को लेकर के, जनता को लेकर के, खासकर इंडिविजुअल्स को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। लेकिन कुछ सवाल और भी इसमें भी खड़े हो रहे हैं कि गैरसैंण में बजट सत्र है, लेकिन बजट में गैरसैंण गैर हो रखा है। बजट में गैरसैंण को लेकर के कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते थे उसमें, पहाड़ के क्षेत्रीय विकास को लेकर के, उसको लेकर के भी थोड़ा सा सवाल उठ रहे हैं बजट में। हालांकि जो योजनाएं हैं, जो लाभ दिए गए हैं, वो प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, और प्रदेश की जनता में जो चीज़ें हुई हैं पहाड़ की तुलना में मैदान में जो संख्या बल ज़्यादा है, तो उसका लाभ भी जो है पहाड़ को उस तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आज तक हम जब देखते थे, जब बजट आता था तो उसमें एक किस्म का एक कंपैरिजन होता था कि इसमें गाड़ियों की कीमत महंगी होंगी, बड़े बड़े चीजों की कीमत महंगी होंगी, खाने पीने की चीज सस्ती होंगी, दालों की कीमत सस्ती हो जाएंगे, सब्जी के भाव घट जाएंगे, गैस की कीमत कम हो जाएगी। इस प्रकार का बजट होता था तो लोग बड़े सांत्वना में होती थी और लोगों को लगता है कि वास्तव में ये बजट जनता के लिए है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बजट में किसी प्रकार का भी ये प्रावधान नहीं रखा गया है, आम जनता के लिए इस बजट से कुछ नहीं रखा है, इससे स्पष्ट है कि ये बजट धनवान लोगों के लिए है और उत्तराखंड की जनमानस की भावनाओं को तुषारापात करने वाला बजट है। बजट का कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, कोई रोड मैप नहीं। मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास कोई विजन नहीं है उत्तराखंड को लेकर के। जिस तरह से बजट के अंदर चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, तमाम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। पहाड़ों के अंदर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से जंगली जानवरों का उत्पात मच रहा है, उसको लेके कोई रोड मैप नहीं है। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। जो हमारे कृषक लोग हैं उनको लेकर के उनकी आय कैसे बढ़ेगी, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, इसको लिए किसी तरह का रोड मैप नहीं है। मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यक्तिगत पहला बजट भाषण था, ये उनका आखिरी बजट भाषण भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता इससे बहुत परेशान हो चुकी सरकार से। बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में। ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।